उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के वरिष्ठ विधि अधिकारी से हलफनामा दाखिल कर बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश का आरोप बरकरार रखने की अपील दायर करने पर विलंब का कारण बताने को कहा है। सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने में 90 दिन की समय सीमा से ज्यादा वक्त लगाया। उच्च न्यायालय के मुताबिक आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लागू नहीं होता। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि संदिग्ध हिजबुल आतंकी लियाकत शाह के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है और वो इस बात का पता लगाएगी कि लियाकत आत्मसमर्पण के मकसद से भारत आया था या उसके मंसूबे कुछ और थे। उन्होंने कहा है कि अगर ये साबित होता है कि लियाकत आत्मसमर्पण करने आया था तो उसके खिलाफ दर्ज किया गया मामला खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 3,337 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। खास बात यह है कि नोएडा के लिए 3,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अखिलेश यादव ने नोएडा के बजाय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छात्रों से सभी विचारों को सुनने और आगे बढ़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के चयनित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी छात्र अपने विचारों के साथ आगे बढ़कर देश के उच्च पदों तक पहुंच सकता है। तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने मंगलवार को श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास और कथित युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग को लेकर एक दिन के अनशन की शुरुआत की, जिसके चलते यहाँ फिल्म गतिविधियाँ ठहर गयी हैं। दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ के परिसर में आयोजित इस भूख हड़ताल में 3,000 तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले शरद कुमार ने केंद्र से हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव को लागू करने की मांग की, जिसमें अलग तमिल ईलम के लिए जन्म संग्रह कराने और युद्ध अपराध के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। केरल के वन मंत्री के.बी. गणेश कुमार ने कल देर रात कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। मंत्री ने अपनी पत्नी यामिनी थाकाची के लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया था। हालांकि देर रात उनकी पत्नी द्वारा थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद गणेश कुमार ने मध्य रात्रि में मुख्यमंत्री ओमन चांडी के आवास पर पहुंचकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती पुंछ इलाके में मोबाइल सेवा शुरू हो जाने से इस इलाके में रहने वाले 50,000 से भी ज्यादा लोग मोबाइल नेटवर्क से जुड़ गए हैं। मोबाइल टावरों के लगने से लोग मोबाइल सेवा के साथ इंटरनेट का भी फायदा उठा सकते हैं। इस सेवा के शुरू होने से इलाके में आपात स्थिति में लोगों को मदद भी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अदालत परिसर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूट की वारदात का आरोपी अशोक भाटी जब पेशी के बाद लौट रहा था तो अदालत परिसर में 4 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी, जिसमें अशोक भाटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक वकील भी गोली लगने से घायल हो गया है। बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने आज दिल्ली की एक अदालत में पहचान परेड जांच से गुजरने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली के रजोकरी इलाके में 26 मार्च को भारद्वाज की उनके फार्म हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंबानी बंधुओं में भले ही कभी दूरियां रही हों, लेकिन दूरसंचार क्षेत्र में 4G पर दोनों भाई साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के लिए 1200 करोड़ रुपए का करार किया है। इस करार के तहत रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन के 1,20,000 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। इस करार के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में 15% का उछाल आया है। भारतीय रेलवे ने आज तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत की है। हालांकि अभी यह सुविधा सिर्फ चुनिंदा रेल मार्गों और ट्रेनों में ही प्रदान की जा रही है और जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा।